10-12 साल हो गए हैं, थोड़ी का कहाँ है, ढूंढ रहा हूँ उसको। मतलब थोड़ा सा फिल्मों में भी था 2 घंटा 4 घंटा लेट आना, आज ये शायद पहली था। और आप जी मैं माफ़ी मांगूंगा समय से पहले आने के लिए। हमेशा माफ़ी मांगता रहा हूँ लेट आने के लिए। बहुत सारी चीज़ों में आपकी अलग पहचान है और अच्छी चीज़ों में हम सबके लिए फख्र की बात है। नमस्कार। अनुभवी संपादक श्री आकू श्रीवास्तव द्वारा रचित सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का और उसके अंग्रेजी अनुवाद सेंसेक्स और रीजनल पार्टीज के लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप समय निकाल कर आए, इसके लिए हम आपके आभारी। इस देश में कितने सारे पुस्तक प्रेमी हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि आकू जी के प्रेमी कितने हैं, लेखक होने के नाते आकू जी ने जो एक ख्याति प्राप्त की है, उसके तहत आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अश्विनी भटनागर है और मुझे इस कार्यक्रम को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। आकू से मेरा रिश्ता सन 80 का। हम लोगों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था। वो दैनिक जागरण लखनऊ में भर्ती हो गए थे और मैं द पायनियर लखनऊ में चला गया था। उसके बाद हम लोगों ने नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में साथ साथ लखनऊ में काम किया। फिर हम लोग लखनऊ से चंडीगढ़ चले गए और वहाँ पे करीब 10 साल साथ गुजारे। फिर आके लौट के दिल्ली में मुलाकात हुई और इस तरह से हमारी दोस्ती का सिलसिला चलता ही रहा। एक तरह से अगर कहा जाए तो मैं आकू जी की ऊर्जावान कैरियर का चश्मदीद गवाह। 2020 में आकू की पहली खेल किताब मोदी 2.0 प्रकाशित हुई थी। किताब बेस्टसेलर की लिस्ट में तुरंत आ गई थी और आज भी इसकी काफ़ी मांग है। उनकी दूसरी किताब जिसका आज लोकार्पण है, क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स, भी जैसे ही अमेज़न पे प्री ऑर्डर पर आई वो तुरंत बेस्टसेलर लिस्ट में आ गई थी। मैं इस किताब के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने त्वरित गति से किताब का अनुवाद करवाया और आज दोनों किताबें हमारे सामने हैं। पुस्तकों के लोकार्पण के कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी हैं। उनकी उपस्थिति से हम लोग बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सांसद और पूर्व मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा जी। हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री विजय चोपड़ा जी, जो कि प्रधान संपादक हैं के पंजाब केसरी ग्रुप के, जबकि विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी और संजय सिंह हैं। दोनों अभी रास्ते में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक नमन, स्वागत समारोह का। ये बड़ा गौरव का विषय है कि आज मंचा से सभी महानुभाव ने हमें अपना कीमती समय दिया और आज ये लोग उपस्थित हैं। आप सभी का विशेष धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, जिनको हमने टीवी पे देखा है, सुना है, पत्रकारिता सीखी है, समझी है। यहाँ राहुल जी हैं, आशुतोष जी हैं, संजय जी हैं, अनेक लोग हैं, राजीव जी हैं। तो मंचा से लोगों में सबसे प्रथम मैं माननीय श्री हरिवंश जी का स्वागत करता हूँ। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद है। और हरिवंश जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं और झारखंड में हमने काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हरिवंश जी ने हमें मौका दिया कि अपनी पांडुलिपि को प्रकाशित करने का, और हमें वो गौरव प्राप्त है। उनसे समय समय पर सीखने को बहुत मिलता है। और वो जब वक्ता के रूप में बोलते हैं तो जितनी रिसर्च वो एक पुस्तक पे करते हैं, शायद ही कोई वक्ता करता होगा। तो वो पुस्तक पे बहुत रिसर्च करके बोलते हैं। तो आपका स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ माननीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी का कि उन्होंने और
विशेष बात यह है कि वो बता रहे हैं अभी कि फिल्म के शॉट पे तो हमेशा लेट पहुंचते हैं, तो आज तो वो पूर्व में ही आ गए थे कार्यक्रम से। पर ये अच्छा है, हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें समय दिया। और हमारे वरिष्ठ माननीय श्री विजय चोपड़ा जी बाबू जी यहाँ मौजूद है, यहाँ पर उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ है, तो ये विशेष बात है हमारे लिए। बहुत धन्यवाद है उनका। अप्पू जी ने जिस पैशन और जिस शिद्दत के साथ काम करते हैं, उनकी जो पकड़ है और उनकी जो बात की स्किल है वो अद्भुत है, और हमेशा जो उनसे सीखने को मिला है। मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये हिंदी की पहली संस्करण ये पुस्तक सेंसेक्स पुस्तक प्रकाशित। मैं स्वागत करता हूँ माननीय श्री रूडी जी का और माननीय श्री संजय सिंह जी का। आपका स्वागत है श्रीमान। ये गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है हमारे पास आज यहाँ सुनने का। हमको बड़ा उत्साह है कि आज जो वक्ता यहाँ होंगे और जो बोले जाएंगे उनसे कितना हमारा मार्गदर्शन होगा। तो अप्पू जी की जो पुस्तक सेंसेक्स है तो जो प्रकाशित हुई, आमतौर पे पुस्तकें ऑनलाइन पे अधिक नहीं बिकती, तो ये अप्पू जी की लोकप्रियता है कि इसका पहला संस्करण समाप्त हो गया बहुत शीघ्र, और दूसरा संस्करण आज जो प्रतियाँ यहाँ बिक्री पे हैं वो दूसरे संस्करण की ही प्रतियाँ हैं, तो ये उनकी विशेष बात है। और इंग्लिश संस्करण के ऑनलाइन पे उपलब्ध है। आप सभी लोग अप्पू जी ने ये पुस्तक आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में केंद्र के बरकस राज्यों के बीच अंतर्विरोधों और द्वंद्वों के बीच उठते क्षेत्रीय दलों के उतार चढ़ाव का समग्र अध्ययन है। ये हर राजनीति के छात्र को और पत्रकारिता के छात्र को एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि रीजनल पॉलिटिक्स अब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि बिना रीजनल पॉलिटिक्स के केंद्र के अंदर कोई भी राजनीति नहीं संभव है। ये एकदम क्लियर है, और अभी जो राजनीति है वो सबकी समावेशी राजनीति है। यह पुस्तक लेखक की बहुत रिसर्च बुक है, नॉवल पुस्तक नहीं है कि ये उपन्यास या कहीं से ड्राइंग रूम में बैठ के लिखी गई हो, उसको बहुत रिसर्च करके लिखा है, इसके लिए कुछ साधुवाद है। प्रकाशन में छापी है वो पुस्तकें हैं किशोर भगवाना की स्वामी विवेकानंद का युवा जागरण, आचार्य चतुर्थ की धर्म, योगेंद्र रत्नू की महाराणा, भगत सिंह की पिस्तौल, भूपेंद्र जीत सिंह की, और अनुपम खेर की किताब। फिर माननीय संजय सिंह जी, आपको श्रीवास्तव जी वो आए और बताएं कि ये सेंसेक्स क्या है और आजकल ये सेंसेक्स किस तरफ से हो रहा है। सामने बैठे बहुत सभी अग्रज, मंच पर बैठे अग्रज मित्र और आदरणीय सज्जन, और सामने भी है जिसके सब मेरे लिए तो सब अग्रज हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनसे कुछ सीखता रहता हूँ। एक एक चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जब मौका लगा जैसे भी हुआ पढ़ाया। अश्विनी जी ने शुरुआत की है ना वो सेंसेक्स की, तो भारतीय राजनीति का सेंसेक्स, क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स और शेयर बाजार का सेंसेक्स सब लगभग एक ही तरीके का है। और इसका अनुभव मुझे जो है वो किताब लिखने के दौरान हुआ, क्योंकि 2 महीने के बाद ही पता लगता है कि शेयर प्राइस जैसे किसी मार्केट के ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरीके से हमारे क्षेत्रीय दलों के बीच मतलब उनका उतार उनका चढ़ाव होता रहा है। ये देश, जिस देश में जो केंद्रीय स्तर पर पार्टी जो राज कर रही है वो 12 राज्यों में है, लेकिन इसी के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी उतने ही पार्टी 12 राज्यों में शासन कर रहे हैं। आप महत्ता क्षेत्रीय दलों की किसी से समझी जा सकती है। आमतौर पर क्षेत्रीय दलों की महत्ता को बहुत समझने की कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन जब आप इसके अंदरूनी उसमें जाते हैं
तो पता लगता है कि क्षेत्रीय दल कितने महत्व हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। अब जब तकनीकी रूप से देश में 8, मैं शब्द जानबूझ के तकनीकी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 8 राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जैसे कि मैंने बताया 12 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है जिसकी सिर्फ 2 जगह अब सरकार है, और उसी तरीके से CPIML केरल का हम सब जानते हैं वहाँ सरकार है। एक सरकार जिसको बहुत कम लोग TMC के सब लोग जानते ही जानते हैं, सब TMC के हमारे सांसद अब सामने बैठे हुए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, और जिस तरीके से उसका सेंसेक्स ऊपर है आजकल ही। दूसरा NPP क्षेत्रीय दल है, जो राष्ट्रीय दल है, उसकी भी सरकार मेघालय में और बाकी जगह पर है हमारे मतलब साथ में उनकी। और 12 जो क्षेत्रीय दल हैं उसमें अकेली आम आदमी पार्टी है जिसके सांसद और नेता और आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं हमारे संजय सिंह जी साथ में सामने हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में राजनीति में आजकल जितनी बातें हो रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि इसके पहले देश के इतिहास में किसी क्षेत्रीय दल के बारे में बातचीत होती है, क्योंकि इतने बड़े लेखक हैं और आप उस किताब में आइए बैठिए, आपकी आने वाली है इसलिए और भी महत्वपूर्ण है वो। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से देश में उसकी शुरुआत हुई, और बल्कि उससे कह सकते हैं उससे पहले भी अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल हैं जो पहले से आज़ादी के पहले से रहे हैं। और आज़ादी के बाद जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों में इजाफा हुआ है, 67 के आते आते तक एक स्थिति ऐसी हो गई कि क्षेत्रीय दल हावी हो गए। और हम सब जानते हैं कि 8 राज्यों में उस समय 67 के आसपास में 8 राज्यों में सरकारें जो है क्षेत्रीय दलों की थी। स्वर्णिम काल अगर आप देखना चाहेंगे तो 1800 मेरे ख्याल से 90 के जरा सा पहले और उसके बाद 2010 तक क्षेत्रीय दलों का रहा, जो अभी भी धीरे धीरे कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। और 2013 में जैसे कि मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी के आने के बाद एक अलग उछाल हुआ, TMC का एक अलग दौर रहा, रुतबा रहा, और हम सबने उसे देखा है। राष्ट्रीय दलों को लेकर के भी हम सब जानते हैं कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, उससे ज़्यादा पुरानी पार्टी है, लेकिन उससे नए नए कितने क्षेत्रीय दल निकले। 65 बार ये पार्टी टूट चुकी है और अभी भी लेकिन उसमें जान है। और नंबर 2 की बड़ी पार्टी है देश के लिए। और इसी के साथ साथ ये भी एक बहस शुरू हो चुकी है देश में कि पार्टियों के रूप स्वरूप और राष्ट्रीय स्तर पर उनका कैसे चयन होना चाहिए, क्षेत्रीय स्तर पर कैसे चयन होना चाहिए, ये एक सब अलग सवाल है। ये किताब जब लिखी गई सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का, तो पहले इसका स्वरूप रूप कुछ और था, फिर जैसे जैसे इवॉल्व होती गई कि बड़े लेवल पर बनती चली गई। सेंसेक्स इसीलिए इस्तेमाल हुआ था क्योंकि इवॉल्वमेंट के दौरान मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके की किताब को क्षेत्रीय दलों के को लेकर के पूरी पक्की तौर पर है, जिसमें देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एक एक पार्टी के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की गई। कुछ जो पार्टियां विलुप्त हो गई हैं उनको भी ढूंढ ढांड करके उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा की गई और उसको किया गया। ये किताब 5 हिस्सों में बांटी गई है। पहले कुछ जैसे क्षेत्र के आधार पर अलग क्षेत्रीय दल बटे हैं, जाति के आधार पर बटे हैं वगैरह, और फिर उसके बाद में पार्टियों पर है, फिर उसके बाद में उसके भविष्य को लेकर के है और इसके कालखंड को लेकर के 5 खंडों में बांटा गया है। नेहरू का कालखंड, इंदिरा जी का कालखंड, अटल और राव साहब का कालखंड, और बाद में अंतिम जो चल रहा है वो है इसका एक हिस्सा। इसका भविष्य को लेकर के भी, क्योंकि हम सब लोग भविष्य को लेकर के बहुत सोचते रहते हैं और इसमें वो उस पर भी है। और एक हिस्सा अतिरिक्त तौर पर जो एक गणना के तौर पर राज्यों की स्थिति, विधानसभा वगैरह वगैरह उसको लेकर के भी है। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम लोगों ने 5-7 मिनट थोड़ा देर से प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन क्योंकि हमारे अतिथिगणों का अपनी व्यस्तता रही और इनका सबसे पहले आभार इसलिए जताना जरूरी है। हरवंश जी
आप सब जानते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं और समय के बहुत पाबंद रहे हैं अपने समय से, और समय मिलना थोड़ा सा वो था, लेकिन फाइनली मिला और उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा जी देखिए साहब, शत्रु जी का मतलब ये लंदन में थे और लंदन की एक दिन की यात्रा काट करके इन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। इसी तरीके से राजीव रूडी साहब भी इनकी, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत अच्छे पायलट हैं, राजदीप जी पायलट ही, वैसे भी जहाज उड़ाते हैं, ये अकेले शायद ऐसे सांसद हैं जो उड़ाने में जहाज तो इन्होंने भी एक दिन अपनी यात्रा, क्योंकि इनका शेड्यूल था, इन्होंने अपने आप को रिशेड्यूल किया और उनका नहीं मैं जरूर रहूँगा और मैं बहुत आभारी हूँ। उसी तरीके से संजय सिंह साहब का, संजय सिंह तो मतलब आजकल बिल्कुल छाए हुए हैं राजनीति में, इनका भी समय निकलना, और उनसे मेरी सच बात तो ये है कि इनसे बातचीत नहीं कर पाई। कल बातचीत हुई, इसके पहले इनके पास संदेशा पहुँच गया था, और अंत में आदरणीय भाऊ जी का, विजय चोपड़ा जी का पहले प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था उम्र के, लेकिन मैंने जब इनसे कहा और तो बहुत प्यार से, आभार से राजी हुए और मैं इनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपने आप ही बता दिया कि हम सब पुराने पापी हैं और सब चीज़ें एक दूसरे जानते हैं, इसलिए इनके, लेकिन ये खुद बहुत बड़े लेखक हैं, लगभग 16-17 किताबें लिख चुके हैं, फिल्मों में बढ़िया लेखन कर रहे हैं, नॉवल लिख चुके हैं, बहुत सारी खोजपूर्ण किताबें लिखते रहे। प्रभात प्रकाशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी, और अब जब भी इनके साथ काम करने का मौका लगता है तो मैं बहुत ही इनका आभारी हूँ कि इन्होंने हमेशा हमें मौका दिया। ये किताब सच बात है पूरी हो पाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इसके मेरा इतना ज्ञान नहीं था कि मैं पूरे देश के क्षेत्रीय दलों के बारे में बात समझूँ, उनका पता लगाऊं, लेकिन कुछ रिसर्च, कुछ मित्रों के सहारे जिनसे कई से बात हुई, कई ने हाथ छोड़ा, बीच में हाथ छोड़ा, कई ने कुछ सूचनाएं दी, कभी समय मिला नहीं मिला, वो सब सिलसिला चलता रहा। तो उसमें, लेकिन उसके बाद भी राजेश्वर सिंह, केवी प्रसाद, जगतार सिंह, आलोक मेहता जी, रतनमणि लाल, अशोक मिश्रा, रामेश सिन्हा, राकेश रॉकी यहाँ हैं भी, राकेश रॉकी, ओम प्रकाश, संजय श्रीवास्तव, विजय विद्रोही जी, हर्ष सिंह, सब लोग यूट्यूबर, आज बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, वो उनको सब जानते हैं, वो रंजीव, सुधीर, शैलेश जी, सब पुराने साथी हैं, रवि शुक्ला, मनोज साहू, और कार्टूनिस्ट इरफान, हमारे जिनका किताब का हम लोगों ने हिंदी में इसका उल्लेख भी किया है, और मनोज इलस्ट्रेटर जो हैं, इन्होंने किताब में 4 चांद लगा दिए। हिंदी में अलग करना था काम इनको, अंग्रेजी में अलग तरीके से करना था, क्योंकि अंग्रेजी की एक अलग व्यूअरशिप रही है, मतलब दर्शक पाठक होगा तो उस हिसाब से उसको अलग बनाया था। सबसे पहले तो मैडम ज्योति जी को, और 7 समुद्र पार रहने वाले बेटू जी, हमारे जो रोज हमारे पहले मतलब पूरा हिसाब किताब रखते रहते हैं, सेहत से लेकर सब चीज, बिटिया बहू जो हमारी आई है, वो हमारे छोटा भाई एक है, विशेष बच्चा है वो, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो अभी, और चौधरी साहब जो साथ बैठे हैं, जिनके घर पे रहता हूँ, वो, और पूरे जॉगर्स क्लब जो हमारा सुबह का पूरे दिन की ऊर्जा देता है हमें, ये सब साथी वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरे दिन की ऊर्जा देने के लिए यहाँ रहते हैं, वो हैं। मेरा संस्थान पंजाब के श्री ग्रुप जिसने हमेशा पढ़ाया है, प्रकाशक तो है ही, और मैं जो बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, पटना, जलंधर, रायपुर, ये अपने आप में मेरे लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। इतना प्यार से लोग रखते रहें, और उन सभी का आभार। मैं अगर आगे से नाम लेना शुरू करूँगा तो फिर, लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, चैनल चलाने की व्यस्तताओं के बावजूद, राजीव जी, हेमंत जी, बहुत सारे सब हैं, किसका नाम लूँ किसका ना लूँ, उस स्थिति में मैं हूँ। लेकिन इन सबको बहुत प्रणाम, बहुत आभार, आप सबकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये सब काम हो पाया है, ये प्रयास हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी पीछे खड़े हुए हैं और किनारे खड़े होकर के आशुतोष, अशोक वानखेड़े, ये सब पत्रकार वो हैं जो बिल्कुल
देश की जान है और देश के लिए लगे रहते हैं। अरे देखिए वही होता ना कि किसका नाम ना लें, और वो जो सफेद मतलब हमारे आदरणीय श्री राहुल देव जी का आगे पीछे कुछ और वो है, क्योंकि लखनऊ के हैं इसलिए थोड़ी मैं लिबर्टी ले लेता हूँ उनसे। हमारे पुराने उतने ही पुराने चित्र हैं, तो जयशंकर किसका नाम, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा यार। नकवी जी भूल गया, देखिए नकवी जी और तृप्ति ये सब हमारे साथ शुरुआत से हम लोग साथ रहे करता हूँ उनसे उस दौर के साथी हैं, गांधी संस्थान के प्रमुख हैं, सुधीश पटौरी जी, क्षमा जी, और सबसे धन्यवाद मैं दूंगा रंजन बाबू का, जो हमारे बचपन से भी बचपन के दोस्त हैं, जो आज देर से इनके चेहरा को देखा कम से कम। बहुत आभार आप सबका, और मैं सबका बहुत आभारी हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं माफ़ी मांगूंगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन बहुत बहुत आभार आप सबका। लोग एक तरह से पुराने बाकी हैं, और अगर इस तरह के बात करते रहें आप, तो आपके सारे मैंने कहीं पढ़ा था कि हर पत्रकार की एक अभिलाषा होती है कि वो राइटर बन जाए, लेखक बन जाए। शायद हेमिंगवे ने बात कही थी, और ये बात सच भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता में आता है वो ये सोच के आता है कि कभी जाके मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी। अखबार में जो लिखा जाता है वो तो अगले दिन सुबह खत्म हो जाता है, परमानेंट जो रहता है वो किताब रहती है। मैं आपको जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी किताब लिखी जो शायद मीर का मकसद बन सकती है। मैं अनुरोध करूँगा राजीव प्रताप रूडी जी से कि वो आए, सहजता पैदा कर रहे हैं, आगे आ जाएंगे। और हम लोग संजय जी हम लोग एकदम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग का कोई भिड़ंत नहीं हो। हम बुला रहे थे तो नहीं आगे आ रहे थे, ठीक है पता नहीं वो शायद उसी चीज से भिड़ंत। आज की इस सभा में मैं सिर्फ घड़ी देख के जो आपने निर्धारित किया 8 मिनट लूँगा, और सेंसेक्स ऑफ रीजनल पार्टीज, माननीय हरिवंश जी, हमारे वरिष्ठ पिछले 40 साल के संबंध, और माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी, विजय चोपड़ा जी, भाई संजय जी, अश्वनी जी, पीयूष जी, और हमारे साथ यहाँ उपस्थित प्रभात प्रकाशन की तरफ से, और जॉर्जेस क्लब और अश्वनी जी, और हमारे समस्त कितने लोग परिचित यहाँ उपस्थित हैं और जिनका संबोधन आपने किया। आजकल मैं सामान्यतः बड़ा असहज ही रहता हूँ जब इस प्रकार के विषयों पर बोलता हूँ, क्योंकि कैमरा का बड़ा खतरा रहता है। मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, इसीलिए रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ चुका हूँ। ये मेरे पता नहीं मेरी वरिष्ठता यहाँ क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंच पर संसदीय प्रणाली के दृष्टिकोण से मैं सबसे सीनियर हूँ, क्योंकि मेरा इस पूरे व्यवस्था में मेरा आगमन 85 में तो छात्र राजनीति का था, जब मैं इन सब चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहा था, लेकिन 90 से लेके आज 32 साल हो गए। विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेके वापस लोकसभा तक मोटे तौर से मेरा 32 साल हुआ। और जब आपने सेंसेक्स की बात कही तो मैं बड़ा चिंतित हो गया कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उसमें तो बड़ा इन्वेस्टर्स का जरूरत होता है, और सेंसेक्स इन्वेस्टर पर, उसके कॉर्पोरेट डिसीजन पर, और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तुलना इन्होंने स्थापित की है। मैं सिर्फ इसको मेरे राजनीतिक जीवन को अगर सेंसेक्स को थोड़ा सा जोड़े तो मेरा 3 दशक पूरा हो गया राजनीति में, और उतना किसी भी के लिए भी पर्याप्त होता है राजनीति से बाहर निकल जाने। बाकी लोगों का होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पत्रकारों का होता है कि नहीं पता है, लेकिन राजनीति में निकलना चाहिए ऐसा होता नहीं है। लेकिन आजकल ब्यूरोक्रेट्स का भी नहीं होता है। वो ये अंतिम 2 साल इतना मेहनत करते हैं सरकार के लिए कि उनकी व्यवस्था भी 5 साल नहीं, सीनियर वर्ष होते हैं तो मेहनत खूब करते हैं। मतलब सरकार, कोई भी सरकार हो, राजनीतियों के मेहनत करते हैं तो उनको उसका लाभ मिलता है। राजनीति में शायद वो शायद अब संभव नहीं है, उसका विषय बदल चुका है।
15 वर्ष मेरे राजनीतिक जीवन का लालू जी का जो दृष्टि था बिहार का राजनीतिक पार्टियों का, 15 साल मेरा विजन था, केंद्र था। लालू जी में अच्छे थे, मुख्यमंत्री थे, अपने गए पत्नी को बनाया। 15 साल इनका विजन मेरे जीवन में था और वो एक बड़ा सेंसेक्स था, वो जिसका स्वरूप बदला। और उसके बाद मोटे तौर से अगला 15 वर्ष मेरा जो दृष्टि था, हमारा जो सोच था, जो विचार था, वो नीतीश कुमार जी आपकी बात। तो मेरा 30 साल निकल गया इस दो दृष्टि में। अगर बिहार के सेंसेक्स को देखें और 5 साल और आगे भी बढ़ता जा रहा है, उस बीच में हम लोग भी सरकार में उसके भागीदारी थे, लेकिन 35 साल इस सेंसेक्स में जिसकी बात कर रहे हैं कि राजनीतिक जो पॉलिटिक्स का जो सेंसेक्स होता है उसमें मेरा, राजीव जी बैठे हैं, हम सब पहली बार यहाँ आए थे जब दिल्ली में, दोनों आदमी टिकट साथ में नहीं आए थे, एक ही होटल में रुके थे, मुझे टिकट मिला, मैं रास्ता यात्रा तय कर गया, आज तक बेचारे विधायक नहीं बन पाए। तो ये मुकद्दर का भी बहुत बड़ा खेल होता है। और ये सेंसेक्स ऐसे भी किसी का ऊपर नीचे पहले ही से गड़बड़ हो जाता है, तो कोई बात नहीं। हम इस विषय को देख रहे थे। अगर बिहार में देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी वर्चुअली एक रीजनल पार्टी है। अब ये सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा, 85 में 16 सीटें, 90 में 39, 95 में 48, 2000 में 65, 2005 में 55, 2010 में 93, 2015 में 53 और खट के 6। तो एक राष्ट्रीय पार्टी थी जो एक राज्य में हमेशा उसका सेंसेक्स रीजनल पार्टी का हुआ, और कहीं ना कहीं हम प्रयास करते रहे। ये सवाल उठता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का जो सबसे बड़ी पार्टी थी, एक राज्य में उसका रीजनल सेंसेक्स सबसे कम क्यों बना? तो बिहार उसमें एक बहुत बड़ा, इस सेंसेक्स के खेल में बिहार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और 1990 में मंडल आयोग, तो पहले देश को हम लोग बांटते थे कि भाई सेकुलरवाद, नॉन सेकुलरवाद के हिसाब से। फिर हम लोगों ने देश को एक बार सेंसेक्स को ठीक करने के लिए कुछ कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं, हम लोगों ने तय कर दिया कि इस देश में 1990 में पिछड़ा और अगड़े की राजनीति इस देश में है। हो सकता है देश को इसका लाभ मिलता, हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी, बहुत अच्छा चला। लेकिन बिहार उससे एक कदम आगे था। बिहार में उसमें एक चीज और, जब गिनती का खेल चल ही रहा था तो एक गिनती और शुरू करा दिया सेंसस बढ़ाने के लिए, तो पिछड़ा को अति पिछड़ा बना दिया। तो एक सेंसस वहां हुआ जो शायद देश में नहीं हुआ, लेकिन वहां तक मामला नहीं सुलझा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए कदम, तो संविधान में था अनुसूचित जाति जनजाति को देना था। तो बिहार में हम लोग दलितों की बात की, उन्होंने एक और कैटेगरी ले आया अपने सेंसेक्स को ठीक करने के लिए, महादलित। अब उस पर भी राजनीति चलता रहा। तो ये है बिहार के सेंसेक्स का एक छोटा सा उदाहरण कि किस प्रकार से हम लोगों ने, और जब देश की राजनीति को देखें तो सेकुलरवाद का था, सेकुलरवाद कांग्रेस का 55 साल 60 साल चलता रहा। सेकुलरवाद प्लस जो बाकी समीकरण था उसको लेकर के, और उसके समकक्ष एक और पॉलिटिकल पार्टी आगे जिसका था नॉन सेकुलर हिंदुत्व, लेकिन उसमें दो एजेंडा जोड़ दिया गया, डेवलपमेंट और नेशनलिज्म, एक आत्म मानववाद और राष्ट्रवाद। अब देश का जब सेंसेक्स बदलने लगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो देश में हर समय एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी और बाकी सभी पार्टियां एक तरफ थी, देश के राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ आ गई है और बाकी देश की सभी पार्टियां एक तरफ चली गई है। ये नेशनल सेंसेक्स में परिवर्तन था। अब उससे ज्यादा अगर थोड़ा सा और इसको विश्लेषण करते तो देश में पॉलिटिक्स जो जिसके हिसाब से सेंसेक्स की बात हम कर रहे हैं, रीजनल पॉलिटिक्स का, इसमें क्या हुआ? तो सबसे पहले पॉलिटिक्स या तो परिवार में निहित हो गया, या व्यक्ति में निहित हो गया, और या सिद्धांत में निहित हुआ। और मैं इसको परिभाषित करके अपना बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सोचने लायक विषय है। जब आप देखें परिवारवाद पर पॉलिटिक्स का सिद्धांत और वहीं से सेंसेक्स डिसाइड होने लगा था, तो परिवारवाद का प्रारूप इस देश में कहां था? शुरुआत कांग्रेस को देखे, छोटी पार्टियों में बीजेपी को देखे, आरजेडी को देखे, समाजवादी पार्टी को देखे, अकाली दल को देखे, शिवसेना को देखे, वाईएसआर को देखे, पीडीपी को देखे, और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखे, और जेडीयू। तो ये सिद्धांत परिवार में था और परिवार ही सिद्धांत का स्वरूप बन के आता था। ये थी देश की राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारी इसमें पार्टियां अभी संकट में है। तो दूसरे तरफ सिद्धांत था व्यक्ति का, और वो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में चली, वो भी सेंसेक्स डिसाइड की, और उसमें माननीय नीतीश कुमार सिद्धांत पीठ पर था, लेकिन वो थे व्यक्ति। उसके पश्चात केजरीवाल साहब, सिद्धांत हो सकता है लेकिन व्यक्ति वहां महत्वपूर्ण है।
उसके आगे मायावती व्यक्ति, एक जात का उन्होंने एक समूह का समर्थन लिया, लेकिन वो भी व्यक्ति। आगे बढ़े, TSR, KCR व्यक्ति, जयललिता व्यक्ति, ममता बनर्जी व्यक्ति, रामविलास पासवान व्यक्ति। तो देश के राजनीति में या तो परिवार से केंद्रित सेंसेक्स बना या व्यक्ति से केंद्रित सेंसेक्स बना, और ये प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ देश की दो राजनीतिक पार्टियां, हम सब सहमत हो या ना सहमत, सिद्धांतों पर टिकी रही। सही है गलत है उस पर नहीं, देश में दो ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कम से कम इस विषय से कुछ हद तक, बहुत हद तक हट करके सिद्धांत पर आ गई। और ये एक बड़ा सवाल है कि देश के सेंसस का परिभाषा करने में जो अक्कू जी ने मेहनत की है, शायद ये सब विषयों का भी उसमें वर्णन जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी प्रकार से देश की राजनीति हम लोगों ने 70 साल। समाप्त करने से पहले मेरा एक मूल सवाल है, बिहार में अगर बिहार को इस पूरे सेंसस से जोड़ा जाए तो हम 12 करोड़ हैं। मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि 30 साल 35 साल, और आपने कह दिया कि मैं हवाई जहाज उड़ाता हूं, मैं 2 काम और करता हूं। आजकल बिहार का मैं सबसे बड़ा वकील हूं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो मैंने वकालत भी शुरू किया, और एक दिन में मैं 4 काम करता हूं। सुबह 8 बजे अपने कॉलेज में, जहां यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, मैं क्लास लेता हूं। 10:30 बजे उच्च न्यायालय में जाके मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश होता हूं। 1 बजे हवाई जहाज लेकर के दिल्ली उतरता हूं और 4:30 बजे पार्लियामेंट पहुंच जाता हूं। ये भी कुछ काम करने का मौका देश के लोगों ने मुझे दिया है, मैं इस काम करूंगा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि बिहार को सैंपल कर दीजिए सेंसेक्स में, और ये एक सेंसस करवा दीजिए। और आप सब लोग, कई लोग मैं देख रहा था सूची में, ये 35 वर्ष का बिहार का एक्सपेरिमेंट, सेंसेक्स का, राजनीति का, सत्ता का, पावर का, विकास का, या जो कुछ भी है, कोई मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा है वो छोड़ दीजिए। एक बार पिछले 30 साल से ये सेंसस जात की राजनीति में ये सिर्फ कोई पता लगा दे कि बिहार के 12 करोड़ लोगों में से कितने लोग इस तमाम नीतियों के बाद, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, उसके बाद महादलित, दलित, फलाना, सेकुलरवाद, हिंदू, मुस्लिम करते करते बिहार के 12 करोड़ लोगों में से कितने करोड़ लोग उस राज्य को छोड़ करके चले गए हैं। जिस दिन ये सेंसेक्स का मानक हम सबको पता चल जाएगा, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजनीति के सेंसेक्स का सबसे बड़ा मानक समझ में आ जाएगा। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, और आप सब लोगों ने 10 मिनट का 8 मिनट का दिया था, मेरा 10 मिनट का समय हो गया। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने जो बातें कही बहुत ही रेलेवेंट, और जो सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी राजनीति करने के बाद जो बिहार छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, उसका सेंसेक्स किया जाए, वो एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। मैं अब इन्वाइट करता हूँ माननीय सांसद संजय सिंह जी आए और अपना वक्तव्य दें। संजय सिंह मंच पर आते हैं परमाणनीय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद और हमारे अभिभावक, आज के कार्यक्रम की शुरुआत अभी राजीव जी ने की, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात 8-10 मिनट में ही सही, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सेंसेक्स पे बहुत अच्छे ढंग से अपने विचार रखे। राजीव प्रताप रूडी जी, बाबू जी, विजय चोपड़ा जी, आपू भाई, बहुत बहुत बधाई आपको इस पुस्तक के लिए। बहुत अच्छी जानकारी इसके माध्यम से देश के लोगों को मिलेगी। भाई आशुतोष जी, हेमंत शर्मा जी, अभी राजीव जी ने क्षेत्रीय दलों का उभार अलग अलग राज्यों में कैसे हुआ और उसके पीछे का इतिहास क्या रहा, बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत 90 से की। अगर 90 से पहले क्षेत्रीय दलों का इतिहास हिंदुस्तान में हम देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं
जिनका ना परिवारवाद से कोई लेना था, ना धर्म की राजनीति से कोई लेना था, और ना वो व्यक्तिवाद पर सीमित थे। और इनमें अगर हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा नाम किसी का आता है तो मैं ऐसा मानता हूं प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगर आप उनकी पार्टी को देखें तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी कम हो सकती है, शुरुआत हुई सोशलिस्ट पार्टी। अगर आप उनकी पार्टी को देखें तो अलग अलग राज्यों में थोड़ी थोड़ी उनकी प्रेजेंस थी, फुटप्रिंट्स थी, और चुनाव जब वो हारते गए तो उन्होंने फिर गैर कांग्रेसवाद का एक सिद्धांत दिया और कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ, जनसंघ के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चुनाव में जाएंगे। और उस समय संवित की सरकारें बनी, पट्टन थानुपिल्ले की सरकार बनी केरला में, तो पहली सरकार बनी थी जिसके खिलाफ नैनी जेल से, क्योंकि वहां पे किसान आंदोलन में गोली चल गई, तो डॉक्टर साहब ने उस समय नैनी जेल में थे, वहां से स्टेटमेंट दिया कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगर आप उनकी राजनीतिक क्षमता देखेंगे तो एक क्षेत्रीय दल की हो सकती है, लेकिन अगर आप उनका व्यक्तित्व देखेंगे तो बहुत विराट व्यक्तित्व था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मधु लीने जी समाजवादी नेता हुए, राजनारायण जी, सबकी शुरुआत क्षेत्रीय दलों से हुई। सोशलिस्ट पार्टी कोई राष्ट्रीय दल नहीं था, लेकिन उस धारा से जो नेता निकले, अभी हम लोगों ने लालू जी का नाम लिया, नीतीश जी का नाम लिया, मुलायम सिंह जी, उसमें एक नाम और जुड़ता है, बहुत बड़े नेता हुए। ये सब समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ 77 का, 1975 से लेकर 77 तक आपातकाल के खिलाफ, उसकी उत्पत्ति है ये सारे नेता। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे सत्ता का केंद्रीकरण होता गया तो वो बात परिवारवाद और व्यक्तिवाद तक सीमित होती गई। केसीआर को व्यक्ति की कैटेगरी में राजीव जी ने रखा था, वहां मुझे लगता है थोड़ी सी त्रुटि हुई है उससे, वो परिवारवाद की भी कैटेगरी में जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन भूमिका है क्षेत्रीय दलों की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई तो आम आदमी पार्टी का झंडा लेके जब हम लोग यहाँ पे चलते थे तो कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं होता था कि ये कौन सी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं 13 की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं है। 8-9 साल पहले इसी दिल्ली में प्रचार के लिए गलियों में हम लोग जाते थे, कहते थे कौन सी पार्टी है, अच्छा कब बनी है। और उस समय जो राष्ट्रीय दल थे उन्होंने यहां तक कहा कि भाई 6% वोट शेयर भी नहीं आएगा इसका। लेकिन पहले ही चुनाव में 28 सीटें आई, दूसरे चुनाव में 67 सीटें आई, तीसरे चुनाव में 62 सीटें आई। और क्षेत्रीय दल का वो सफर जो दिल्ली से शुरू हुआ वो पंजाब में पहुंचता है तो एक सफल प्रयोग, और अब धीरे धीरे पूरे देश में उसका कम ज्यादा कह सकते हैं। कहीं उत्तर प्रदेश भी एक उदाहरण है जहां वोट नहीं मिला, उत्तराखंड में वोट नहीं मिला, गोवा में सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन फुटप्रिंट्स हर जगह मौजूद है। और क्षेत्रीय दलों की भूमिका के आधार पर अगर सरकारों के बनने का इतिहास आप देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण तो देवगौड़ा साहब की सरकार थी। उसके बारे में तो प्रमोद महाजन जी का एक बहुत ही मशहूर पार्लियामेंट की स्पीच है कि भाई हमारा डेलीगेशन गया कहीं बाहर किसी विदेश का, उन्होंने जिक्र किया तो पूछा कि भाई इसमें सरकार कौन है और विपक्ष कौन है, तो कहने लगे कि साहब ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सरकार को समर्थन दे रही है। ये देश की दूसरे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी है। और शायद चतुरानंद मिश्रा का उदाहरण देखते हुए उन्होंने कहा कि ये एक पार्टी है जिसके 3 सांसद है और ये देश की सरकार है। तो
तो मतलब वो छोटे छोटे दलों का प्रयोग करके जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी उसका उन्होंने अपने अंदाज में, लेकिन वो एक मशहूर स्पीच थी उनकी, और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से क्षेत्रीय दलों ने अपना एक समूह बनाया, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, और जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी वो उसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और देश के दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो शायद विपक्ष में थी। नंबर इस तरह से हो सकता है कि सबसे ज्यादा नंबर बीजेपी का रहा हो, तो मैं करेक्ट कर लूंगा अपने आप को, लेकिन कुल मिला के यही स्थिति थी। आज की तारीख में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ग्रैंड मेजॉरिटी के साथ है देश में, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हटती है तो क्या उतने ही बड़ी संख्या में कोई दल, राजनीतिक दल इस देश में सत्ता में आ पाएगा? अभी तत्काल अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई परिस्थिति, कोई किसी से भी आप पूछेंगे कि हाँ नहीं दिखती, तो क्या प्रयोग होने वाला है? क्षेत्रीय दलों की भूमिका आगे भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है कुछ क्षेत्रीय दल 3-4 महीनों में राष्ट्रीय दल भी बन जाए, जैसे एनपीपी का उदाहरण दिया आपने। वो 4 स्टेट की पार्टी है, वहां पे 6% वोट के आधार पर वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। और दूसरी बात, इन क्षेत्रीय दलों ने जब राष्ट्रीय दल बनाया, जैसे जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों से बनी हुई एक राष्ट्रीय पार्टी, जनता दल क्षेत्रीय पार्टियों से बना हुआ एक राष्ट्रीय दल था, और 89 और 77 में दोनों जो सरकारें बनी वो क्षेत्रीय पार्टियों को मिला जुला कर एक पार्टी बनी, जो राष्ट्रीय पार्टी बनी, जो सत्ता में भी आ गई, जो कई राज्यों में सरकारों में आ गई। लेकिन उसका प्रयोग क्यों फेल हुआ? क्योंकि फिर वो अपने दल, अपनी उस दलगत भावना से, अपनी उस क्षेत्रीयता के भावना से उभर नहीं पाए, और आपस की लड़ाइयां शुरू हुई। तो वीपी सिंह जी साहब से पूछा गया था उस समय, तो उन्होंने कहा था कि मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, जो जहां गिरा वहां राज किया। तो ये हो गया था उस समय कि बीजेडी बन गई उड़ीसा में, जनता दल बन गया बिहार में, फिर बाद में वो राष्ट्रीय जनता दल बन गया, फिर जेडीयू बन गया दूसरा जनता दल, ऐसे ऐसे करके पूरे देश में समाजवादी पार्टी उसी से निकली, जनता दल से ही। तो आप देखें कि क्षेत्रीय दलों से 2 राष्ट्रीय दल बन के प्रयोग हुए, वो भी विफल हुए। हिंदुस्तान में मेरा ऐसा मानना है, जहां पे 130 करोड़ आबादी है, जहां पे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग क्षेत्रीयता की भावना है, इस बात को हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि जब तक भारत का अस्तित्व है तब तक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहेगा, और क्षेत्रीय दलों के महत्व रहेंगे, और क्षेत्रीय दलों को महत्व राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी देना होगा। ऐसा मैं मानता हूं। कोई भी, कुछ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, बंगाल है, वहां अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पार्टियां भी बनेगी। महाराष्ट्र में मराठा स्वाभिमान के नाम पे शिवसेना ने लंबी लड़ाई लड़ी, राजनीतिक दल उनका बना, सत्ता में भी आए। तो ये होगा। कश्मीर की अपनी परिस्थितियां हैं, यूपी बिहार की अपनी परिस्थितियां हैं, हिंदी पट्टी की अलग बात है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि क्षेत्रीय दलों का महत्व भारत की राजनीति में रहेगा, क्योंकि यहाँ 130 करोड़ की आबादी है। अब आप उदाहरण चाइना का दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो क्षेत्रीय दलों को भी जीवित रखना होगा। इन क्षेत्रीय दलों का उभार भी होगा, ये पावर में आएंगे भी, जाएंगे भी। जहां पे कम पॉपुलेशन है, जो छोटे देश हैं, वहां छोटे 1, 2, 3, 4 की संख्या में पार्टियां हो सकती है। यहाँ तो बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारे मत होंगे। तो इसलिए मैं फिर से एक बार आदरणीय आकुश श्रीवास्तव जी को बधाई देते हुए इस प्रयोग के लिए, शुरुआत के लिए, और इससे एक बड़ी जानकारी देश के सामने आप रखेंगे। इस किताब को मैं
खरीदूंगा भी और पढ़ूंगा, क्योंकि रघु जी ने मुझसे हमेशा कहा कि बगैर खरीदे किताब मत पढ़ना। बगैर खरीदे अगर किताब मिल जाती तो कोई पढ़ता नहीं, खरीद के ले जाओगे तो जरूर पढ़ोगे। तो मैं खरीदूंगा भी इसको। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संजय सिंह जी। हरिवंश जी से माननीय हरिवंश जी से तो दोनों नॉर्थ इंडिया में पंजाब से श्री समूह के प्रधान संपादक है, बोलेंगे। तो मैं अब निवेदन करूँगा शत्रुघ्न सिन्हा जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। आदरणीय विजय चोपड़ा जी, हमारे बहुत ही इंटेलेक्चुअल फ्रेंड और भाई, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग नेता और अनुज संजय सिंह जी, जिनकी चर्चा हर रोज होती है, हर जगह होती है, अनराइटली सो, गलत रीजन के लिए नहीं होती है, सही बातों के लिए होती है। ऐसे हैं संजय सिंह जी, हमारे अपने अश्विनी जी, पीयूष जी, और आज के इस कार्यक्रम में दूल्हा फिर से हमारे अक्कू जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है, सेंसेक्स ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स, और तमाम आप सब प्रबुद्ध भाईजन, भाई और बहनों, मैं आपके सामने, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। पता नहीं मैं 10 मिनट भी बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा गहन है, बहुत ही गंभीर विषय पे मुझे बुलाया गया है। पुस्तक विमोचन पे मैं आज तक बहुत ही कम शायद पुस्तक विमोचन गया हूँ। हालांकि मेरी अपनी पुस्तक जो आई थी बहुत चर्चित एनीथिंग बट खामोश, उस पर भी गया था, तो अच्छे अच्छे लोगों ने बोला, बड़े बड़े लोगों ने बोला, लेकिन मैं नहीं बोल पाया था ज़्यादा। और इसकी आज एक वजह भी है, पता नहीं मुझे पुस्तक विमोचन पे क्यों बुलाते हैं। मैंने क्या शक्ल से मैं आपको इतना इंटेलिजेंट देखता हूँ, इतना देखता हूँ, ये तो और वो भी राजनीति में आने के बाद तो लोग कहते हैं अकल मारी जाती है। यहाँ पे इस तरह मुझको अकलमंद समझाया जा रहा है, मुझे अपना बैकग्राउंड याद पड़ रहा है, और आप तमाम अच्छे अच्छे लेखक को, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को देख के याद पड़ रहा है कि जब मैं पटना साइंस कॉलेज में था, जब मैं वहाँ पढ़ता था ना, जो करता था उसको आप कह सकते हैं पढ़ता था। तो वहाँ पे जब साइंस कॉलेज में था तो लोग मुझको क्लासरूम में कम पाते थे और नोटिस बोर्ड पे ज़्यादा पाते थे। और नोटिस बोर्ड पे जब मेरे बारे में निकलता था, और इतनी बार निकलता था कि आज भी मुझे शब्द, पूरे एक शब्द याद है कि मेरे बारे में क्या छपता था कि मिस्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, रोल नंबर 210 of BSc, has been fined ₹25 for his misconduct, and he has been warned that any such reputation will mean
his removal from this college, copy forwarded to all other departments, and the notice board of girls common room. Signed प्रिंसिपल पटना साइंस कॉलेज पटना से। बस यही तसल्ली होती थी कि मेरे चर्चे जो है गर्ल्स कॉमन रूम में भी हो रहे हैं, बस यही तसल्ली थी। तो यानी पुस्तक विमोचन ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं देख रहा हूँ एक से एक लोग गंभीर प्रवृत्ति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे देख कर समझ रहे हैं कि महज संयोग है या प्रयोग है कि मुझे बुलाया गया है पुस्तक विमोचन में, और खासकर अक्कू जी का जादू। मैं कह सकता हूँ कि वो भले वो फिल्म न चली हो, लेकिन अक्कू श्रीवास्तव जी आपका जादू चल गया और मैं यहाँ आ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे। और वो भी अध्यक्षता, मुझे पता ही नहीं था मुझे अध्यक्षता करनी है। मेरे बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल फ्रेंड बैठे हुए छोटे भाई साहब राजीव रंजन जी, जो बहुत मशहूर वक्ता भी हैं और ज़बरदस्त प्रवक्ता भी हैं। उनसे मैं पूछ रहा था कि अध्यक्षता में क्या करना होता है, मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा जब कुछ नहीं करना होता उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। आप देख लीजिए देश में जितने अच्छे अच्छे अध्यक्ष हैं वो किसी काबिल नहीं। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। कहे देखिए ये भी याद रखिएगा, आज देश के बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो बगैर डिग्री के घूम रहे हैं। आप जाकर वहां अपने मन की बात कर रहे हैं। हमने कहा मैं और अपने मन की बात, मैं मन की बात, इस पर तो पेटेंट राइट किसी और का है। मैं मन की बात कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ तो आप जानते हैं क्षेत्रीय दल भी नहीं बचा पाएंगे मुझको अगर मैंने मन की बात की। यहाँ से तो दिल की बात कर सकता हूँ, थोड़ा मामला मेरा दिल से जुड़ा हुआ है तो दिल की बात कर लेता हूँ। तो दिल की बात ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ आने के लिए समय से पहले आने की क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि मैं शुरू से ही बहुत मशहूर या बदनाम रहा हूँ लेट लतीफ़ी की वजह से के कारण। फिल्मों में भी हो, राजनीति में होके, राजनीति में आने के बाद अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं। मैं कुछ हद तक सुधर गया हूँ यहाँ पे आके टाइमिंग के मामले में, और आके यहाँ पे समय से, लेकिन आगे इतना सुधरूंगा नहीं पता कि आज समय से पहले ही आ गया मैं यहाँ। और यहाँ पे इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे याद आ रहा है फिर से कि हमारे बड़े भाई समान मित्र, बहुत जबरदस्त फिल्म मेकर मनोज कुमार जी ने कहा था मेरे बारे में कि मेरे घर का नाम रामायण है और हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। मैं तो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, देश का ऐसे हेल्थ मिनिस्टर बन गया, वो अलग बात है। लोकतंत्र में होता है जो किसी काबिल नहीं होता, कभी कभी देश का हेल्थ मिनिस्टर कोई मिनिस्टर बन जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, मैं बन गया। तो घर का नाम रामायण है। तो मनोज कुमार जी ने कहा था कि ये शत्रुघ्न जो है आदमी तो बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, लेकिन लेट लतीफ़ी की वजह से अपने रामायण में ये शत्रुघ्न बनकर पैदा हुआ, वरना ये राम बनकर पैदा होता है। तो लेट लतीफ़ी। तो आज मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज क्षेत्रीय दलों की पार्टी, क्षेत्रीय दलों का जिक्र चल रहा है। सेंसेक्स में एक ऑब्जर्वेशन भी दे दूं। कुछ लोग कहते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स बाजार में, सेंसेक्स व्यापार में, या प्रेम प्रसंग या प्रेम के व्यापार में कुछ समानता है क्या? मैंने सुना है जो लोगों ने कहा समानता है, मॉर्निंग है, ग्रोनिंग है, एक्साइटमेंट है, बेचैनी है, प्यार है, तकरार है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और उफ बहुत ही बेचैनी है उसके अंदर। अब इस बेचैनी का ही नतीजा ये है कि आज उन्होंने किताब लिखी और क्षेत्रीय दलों के सेंसेक्स का जिक्र किया है। बाकी तो अभी हरवंश जी बात करेंगे, वो इतना बढ़िया बोलते हैं, अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कितने बढ़िया लेखक राइटर हैं, बहुत बढ़िया है। और अभी
संजय सिंह तो खैर समा बांध डालते हैं, जो तो सुन रहा था। राजीव प्रताप रूडी ने भी अपना वर्णन किया, बहुत अच्छे से पेश किया उन्होंने। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जिसका जिक्र किया खासकर राजीव प्रताप रूडी जी ने, कि आज के दिन क्षेत्रीयवाद और सिद्धांतवाद और परिवारवाद, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबका जिक्र किया। एक क्षेत्रीय पार्टी का, दो क्षेत्रीय पार्टी का सबसे ज्यादा ताकतवर हो गई है, सबसे ज्यादा जबरदस्त हो गई है, सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करती है, उसका जिक्र नहीं किया। तलवारवाद का, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। आज जिस तरह से तलवारवाद चल रहा है वहां पे, तो हमें लगता है इन्होंने कहा है कि 12 दल राष्ट्रीय दल हैं, काकू जी ने कहा, और 12 क्षेत्रीय दल हैं। ये तलवारबाज पे बहुत निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में ईडी, सीबीआई का जिस तरह से जलवा, जुम्बिश, ये इनकी आंधी बगावत जो चल रही, जो हरकतें चल रही है, आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, खासकर 2024 तक शायद, कि कितने क्षेत्रीय दल रह जाएंगे और कितने निकल जाएंगे पतली गली से, वो पता चलेगा 2024 तक। तो इस पर भी गौर करना और इसके बारे में बात करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आम लोगों का ये बनता है, आम लोगों को ये महसूस होता है। और जैसे संजय सिंह जी हमारे बैठे में, उनसे तो कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब कौन कौन नीतियों का शिकार किया जा रहा है उनको, वहाँ से निकल जा रहे हैं तो एजुकेशन पे आ रहा है, एजुकेशन पे निकल जाएंगे तो हेल्थ पे लाया जाएगा, हेल्थ पे निकल जाएंगे तो फिर से शराब नीति पे आ जाएगा। ये सब जो चल रहा है, ये मैं बताना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में, कि आप लोगों के साथ साथ देश की आम जनता को महसूस हो रहा है कि ये सब मामला कुछ जानबूझ के हो रहा है, कुछ लोगों के जरिए जानबूझ के कराया जा रहा है। और ये तलवारबाज जो है, अब मेरा ख्याल है अंतवाद की ओर आ गया है। 2024 तक बहुत कुछ होगा, बस आप लोग वेट एंड वॉच। 10 मिनट का समय मुझे दिया गया था। अब मेरा ख्याल है आगे बोलूँगा तो 11, 12, 13, 14, 15 मिनट हो जाएंगे। तो आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई और अपने आपको साथ अरविंद जी को सुना और विजय। धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा जी। अब मैं निवेदन करूंगा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी से कि हम लोग का मार्गदर्शन करें, क्षेत्रीय दलों के सेंसेक्स के बारे में अपने विचार। इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रखर वक्ता, कला में भी अपनी विशिष्ट पहचान देश दुनिया में रखने वाले आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमारे राज्यसभा में साथ और जिनका प्रखर आप ओजस्वी भाषण सुना करते हैं भाई संजय सिंह जी, पंजाब केसरी समूह के प्रधान संपादक और जिनको हम लोग वर्षों से पढ़ते रहे हैं विजय चोपड़ा जी, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी ने अपनी बात रखी, उन्हें जाना था, मौजूद नहीं है, भाई भटनागर जी, प्रभात प्रकाशन के भाई पीयूष जी, और इस सभागार में अनेक महत्वपूर्ण ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जिनको पढ़ता हूं, सीखा हूं, जिनसे पुराना संबंध है, भाई प्रशांत जी, भाई राहुल देव जी, भाई जयशंकर जी, हेमंत जी, राजीव जी, आशुतोष जी से चले गए, नकवी जी और बहुत सारे मित्रगण।
सबसे पहले तो मैं अक्कू श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा इस महत्वपूर्ण काम के लिए। और 3 दशक से अधिक का उनका अनुभव जो पत्रकारिता में रहा है, उस आधार पर बहुत परिश्रम के साथ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने लिखी है, शोध के साथ। और मौजूदा दौर में जिस विषय पर लोगों को जानना चाहिए, उस पर एक प्रामाणिक पुस्तक के रूप में हमारे बीच ये पुस्तक मौजूद होगी। दरअसल इस पुस्तक में भारत की राजनीति की विकास यात्रा, उसके अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों से वह हमें, उनकी किस्से कहानियों से हमें अवगत कराते हैं। यह आजादी का अमृत वर्ष है और इसमें यह जानना कि हमने किस तरह अपनी राजनीतिक यात्रा तय की बहुत ही रोचक है। दरअसल जैसा उन्होंने बताया क्या 200 से अधिक राजनीतिक दल हैं, 8 मान्यता प्राप्त, 50 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य स्तर के दल, और ऐसे अनेक दल हैं जो हर बार राज्यों में चुनाव के समय या आम चुनाव के समय वो जन्म लेते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी दल हैं, आप जानते हैं कि चुनाव में किस उद्देश्य से उनका जन्म होता है और क्या ब्लैक का अवॉइड करते हैं, इसका भी उल्लेख आपको पुस्तक में मिलेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जब क्षेत्रीय दलों की हम करते हैं तो हम याद रखें कि भारत में सबसे पुराना क्षेत्रीय दल 1920 में जो बना, वो गठित हुआ, वो शिरोमणि अकाली दल। और उसके बाद जिसका गठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने किया, उसी तरह आजादी के बाद अपनी अस्मिता, पहचान, भाषागत ही नहीं सांस्कृतिक भिन्न दृष्टि के साथ 48-49 में डीएमके का गठन। और इसके पहले इतिहास में जाए तो समाजवादी दल तो 1934 में ही एक तरह से तो कांग्रेस के विकल्प में देखा जाता था और पूरे देश में उसकी मौजूदगी थी और विचारों की ताकत उसमें अद्भुत थी, जिसका उल्लेख भाई संजय जी ने किया। वाम दल पर लैंडमार्क इस दृष्टि से 67 बना, उसकी भी चर्चा हुई। मैं 2 चीजें महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, बाकी की चर्चा तो हुई ही है। एक तो बहुत अच्छी तरह से कुछ ने बताया कि 1980 से 89 के बीच सबसे अधिक क्षेत्रीय पार्टियों का गठन देश में हुआ। 89 से 2009 तक का समय ऐसा रहा जब केंद्र में किसी भी दल की सरकार क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से ही बनी। इस दौरान क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर उनकी भाषा में, उनकी दृष्टि में लगातार बढ़ता रहा। वजह थी कि 99 में क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर 48% रहा, 2004 में यह बढ़कर 51% हुआ, 2009 में यह बढ़कर 53% हुआ, 2022 में यह 41% पर आ गया। क्यों ऐसा हुआ, ये जरूर आत्ममंथन का विषय है। इस पर बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे, क्योंकि मेरा पिछले कुछ वर्षों से पहले लिखना था और कुछ वर्षों से काम है सिर्फ सुनने का। मैंने सुना और सुनने में भी वह काम अध्यक्षता का कैसा होता है, बड़े भाई हमारे शत्रुघ्न जी ने अध्यक्ष पद की उसकी परिभाषा भी दे दी है। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुआयामी देश और साथ साथ उसमें राष्ट्रीयता की अपनी एक बोध भी है। ये सारी धारणाएं इस देश में रहेंगी और ये सारे एस्पिरेशंस इन्हीं पार्टियों की के रूप में रिफ्लेक्ट होंगे। इसलिए हर क्षेत्र की अलग पहचान है, उनकी सामाजिक चुनौतियां हैं, उनकी आकांक्षाएं भिन्न हैं। और एक दौर था जिसका हमने उल्लेख नहीं किया, ये सारे दल वर्ग समन्वय या वर्ग संघर्ष से जो जन्मे और नए नए प्रयोग किए। तो कहा जा रहा था शुरू में कि जो आजादी कांग्रेस के साए में मिली, और कांग्रेस एक बड़ी मंच थी जो उसमें तरह तरह के सारे विचारों के तब लोग थे, क्योंकि मकसद एक था। तो ये माना गया कि क्षेत्रीय दलों का उदय अगर हुआ तो देश यह बच पाएगा या नहीं। और मुझे लगता है कि इस पर जो गंभीर बहस पहले हुई थी, आज तो उसकी चर्चा भी नहीं होती, वो चीज तो नेपथ्य में जा चुका है। आप देखें 60 के दशक में 2 किताबें आई भारत को लेकर जो दुनिया में चर्चित हुई। एक मैक्सवेल जिस व्यक्ति ने खासतौर से चाइना पर इंडो चाइना वार पर पुस्तक लिखी, और भारत में द टाइम्स के साउथ एशिया करेस्पॉन्डेंट थे। भारत चीन
युद्ध के बारे में उनकी लिखी किताब, जिसे हम सब एक पक्षीय मानते हैं, वो चर्चित है। आप जानते हैं 60 के दशक में भारत के लोकतंत्र के बारे में उन्होंने क्या भविष्यवाणी की और क्या छपा, और आज हम कहां खड़े हैं हमें याद रखना चाहिए। देश की ताकत है, देश की जनता शायद बहुत आगे तक सोचती है और समझती है। मैक्सवेल ने लिखा था और हालात थे। Maxwell incorrectly predicted that India would not remain a democracy for much longer. In 60s, Shatrughan Bhai, while serving as the South Asia correspondent of the Times of London, Maxwell authored a series of pessimistic reports filed in February 1967. In the atmosphere leading up to the 4th Lok Sabha election, he wrote that, मैं कोट कर रहा हूं संजय भाई, जो राज्यसभा की भाषा में कहते हैं, क्या लिखा? The great experiment of developing India within a democratic framework has failed. Indians will soon vote in the 4th and surely last general election. This was a prediction Western countries की, जिन्होंने मानते हैं कि जिन्होंने डेमोक्रेसी दिया कि भारत में लोकतंत्र कारगर नहीं रहने वाला। ये चौथा लोकसभा चुनाव अंतिम चुनाव, पर भारत की वो अपर जनता जिस पर गांधी का विश्वास था, उस वक्त के नेताओं का विश्वास था, वो शायद इनसे 10 कदम आगे सोचती। और हमारे यहाँ लोकतंत्र किस जीवंत रूप में है, ये बताने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, आज भी जिसे माना जाता है भारत के बारे में क्लासिक स्टडी, वो पुस्तक जिसका मैं उल्लेख करूंगा, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स बाय सेलिंग एस हैरिसमैन, अप्रैल 1960 में आई। ध्रुवन भाई, उन्होंने चेतावनी दी। जब आप देखें कि उन्होंने भारत में आकर लिखा, जब भाषागत आंदोलन शुरू हुई और ये मांग शुरू हुई, देश के कई राज्यों से मांग हुई कि हमारी अलग पहचान है, हमें अलग देश के रूप में हमारी पहचान होनी चाहिए, संस्कृति के रूप में हमारा अलग होना चाहिए। और एक तो 20 वर्ष पहले झारखंड इलाके के कोल्हान के एक व्यक्ति तो बाकायदे साथ विदेश पहुंच गए थे कागजात लेकर कि हमारा कोई परिजन ही नहीं हुआ है। ये इस मुल्क में चलता रहा है। कितने हम आगे निकल आए हैं, हम याद रखें। उस किताब में क्या लिखा, सेलिंग एस हैरिसमैन, आप खोल कर देखेंगे गूगल वगैरह तो पता जाता है कि क्लासिक किताब है भारत के बारे में। उस क्लासिक किताब और उस बड़े विद्वान का क्या वो था, उन्होंने कहा कि पंडित जी के रहते अगर जो चर्चा होती थी कि हु आफ्टर पंडित नेहरू, जिसमें हमारे प्रकाश जी का नाम है, और वो थे उस वक्त शायद पंडित जी की सभाओं में जो भीड़ होती थी उससे कम नहीं बल्कि कई जगह अधिक जयप्रकाश जी की सभाओं में। लेकिन लिखा उन्होंने कि पंडित जी नहीं रहेंगे तो ये भारत का बाल्कनाइजेशन हो जाए, फिर ऑथोरिटेरियन कंट्रोल भारत में पैदा होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द आर्मी। ये फाइंडिंग उस किताब में। पश्चिम की नजर से भारत को हम समझ नहीं सकते, ये इसका प्रमाण है। और मैं बताऊं आपको, जो आपने कहा कि 67 लैंडमार्क है, उसकी कुछ घटनाएं मैं आपको उल्लेख करूंगा। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, पहले संबित सरकार के मुखिया। उस वक्त की घटना है, बहुत बाद में जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने आए तो शायद भाई जयशंकर जी वगैरह को याद हो, एक किस्सा सुनते थे हमारे जो छात्र नेता सुनाते थे। उसमें समाजवादी पार्टी शरीक थी सरकार में, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, वो उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आने वाली थी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तय किया हम उनका विरोध करेंगे और उनको हम काला झंडा दिखाएंगे। चरण सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, एक मुख्यमंत्री का दायित्व ऊपर है, हम भले किसी दल से हो, आई वो सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्होंने सख्त कार्रवाई की अपने समाजवादी घटक दल के समर्थकों के, बाद में सरकार जाने की वजह बनी। ये इस देश ने उन चैलेंजेस का रिस्पांस ढूंढा। और मैं कह सकता हूं आज भी क्षेत्रीय दल के माननीय नीतीश जी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। कई ऐसे राष्ट्रीय प्रसंग आएंगे, आप लोग कभी उनका बयान नहीं सुनेंगे इन चीजों पर, विदेश प्रसंग, बाकी चीजों पर, क्योंकि कल्पना की जाती है कि संघ है तभी हम हैं आज की तारीख में। और मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा, डॉक्टर लोहिया पहले कहते थे विश्व सरकार की एक संरचना होनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग की मैं पुस्तक पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते हैं, किस तरह के विद्वान थे अपने समय के। मतलब अगर कहें लेमन लैंग्वेज में तो हमारे समय के आइंस्टीन,
और उनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, प्रकृति उन्हें बोलने की क्षमता नहीं दी थी, वो कैसे कुर्सी पर बैठकर मशीन के सहारे बोलते थे। उस व्यक्ति की किताब है, मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, पेंगवी ने छापा उनके मरने के 2 वर्ष के अंदर। उसमें उस व्यक्ति ने लिखा कि दुनिया के सामने 5 बड़े चैलेंजेस हैं। अगर इस चैलेंज को हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं तो हमें अपने लिए नया ग्रह रहने के लिए ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि धरती बचेगी नहीं, उसमें कहां पर्यावरण है। तो आज तो नियति एक हो गई है। पहले इसी देश में हम लोगों ने पत्रकारिता में जब हम लोग थे तो कई राज्य मांग करते थे कि नहीं भाई, हमारी आइडेंटिटी के आधार पर हम अलग राज्य बनेंगे, और सिर्फ अलग राज्य नहीं बनेंगे, हम तो देश भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी विशिष्ट, हमारी भाषा अलग है। पर आज देश बहुत दूर आ गया। आज ये आवाज चाहे नॉर्थ ईस्ट के नीचे, हम समझते हैं कि अब तो जो स्टीफन हॉकिंग जैसा व्यक्ति कहता है कि ये तो दुनिया की नियति एक हो गई है। एक इलाके में अगर पर्यावरण का संकट है, आप ये नहीं कह सकते कि यूरोप में है और भारत बच जाएगा या एशिया बच जाएगा। बस सबकी नियति एक हो गई, पूरी दुनिया को इसके लिए चेतना होगा। तो विश्व सरकार की बात तो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम और रोहिया जी ने पहले की। तो भारत इस बारे में बहुत सजग और अपने उसका जो अपना ट्रेडिशनल विजडम रहा है उससे आगे देखता रहा है कि क्षेत्रीय दल तो हमारे यहाँ रहेंगे, हमारा स्वभाव, रुचि, भाषा, विशेषता सब अलग अलग है, तो दल भी रहेंगे, पर इन दलों के बीच भी राष्ट्रीयता की हम एक रहें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। वो कैसी ताकत रही है मैंने बताया कुछ घटनाओं के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब भाई अर्कू जी ने क्षेत्रीय दलों के बारे में लिखी है, और इसे कम से कम दक्षिण की राजनीति के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अधिक से अधिक लोग जाने उनकी राजनीति को, ये हमारे लिए जरूरी है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा अंत में कि हम सबके अग्रस्त है, बड़ा उनसे स्नेह मिला, बहुत सीखा। मैं मानता हूँ कि हिंदी में विलक्षण जो संपादक हुई और जो पर्दे के पीछे रहकर नेपथ्य में जिन्होंने काम किया, जिनके ज्ञान और उसको हम बहुत नहीं जानते, उनमें से एक हमारे नारायण दत्त जी थे। भाई प्रशांत जी बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा वो उनको जानते थे, पर उनका स्नेह हमें भी बहुत मिला। आप जानते हैं सादा प्रसाद जी के वो छोटे भाई थे, पीटीआई फीचर के, और उसके संपादक भी रहे। अंत में बड़ा मैं आग्रह करता था, जिस अखबार में काम करता था और लिखते थे, उनकी गहरी शिकायत रहती थी कि दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति और उनके लोगों के नाम के शुद्ध उच्चारण भी हम हिंदी में ठीक से नहीं लिख पाते। उन्होंने एक लंबा लेख लिखा कि अगर हम द्रविड़ गुरुतर कड़गम लिखते हैं, अगर बाकी चीजें लिखते हैं, उनके नेताओं के नाम लिखते हैं, तो एक्चुअल लिखा कैसे जाना चाहिए। हम इस देश में अपेक्षा करते हैं कि हिंदी सब लोग जाने, पर ये अपेक्षा नहीं करते कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज को हम जाने। तो ये कम से कम मुझे लगता है कि भाई अर्कू जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं दक्षिण पूर्व पार्टियों के बारे में, नॉर्थ ईस्ट पूर्व पार्टियों के बारे में, उनकी हसरत, आकांक्षाएं, राष्ट्रीय एकता रखते हुए भी अपनी विशिष्ट पहचान, विशिष्ट खान पान, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो विशिष्टता है भारत की, वो अद्भुत है, हमारी ताकत है हर तरह से, और उसे बचाए रखने का काम हमारे क्षेत्रीय दल, जिनका उदय पहले विचारों के आधार पर हुआ, शिरोमणि अकाली दल या डीएमके, हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन विचार लेकर, एक समझ लेकर, एक अलग पहचान की बात लेकर वो हुए। बाद के दल कैसे परिवारवाद में चले गए, फिर उनका हस्त किया हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर जो रीजनल एस्पिरेशन है, आइडेंटिटी है, भाषा है, वो तो है ही। और एक राज्य में, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में था, कई जगहों पर वहाँ अलग अलग समूह हैं, अलग अलग मान लीजिए आदिवासी ग्रुप के, वो अपनी पहचान की बात करते हैं, वो अपने ढंग से रहने का, क्यों नहीं रहे, उन्हें मिलना चाहिए इस तरह रहने का अवसर, और यही भारत की खूबसूरती होगी। और इस पुस्तक से हमें बहुत चीजें जानने का अवसर मिलेगी, और समझ करके कैसे हम उस समन्वय को बनाए रख सके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय के बीच, इसमें भी पुस्तक बहुत काम करेगी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अर्कू जी को और आप सबका, अपने धैर्य से हमारे पुराने सिन्हा जी, रोडी साहब चले गए, श्री संजय सिंह जी, पीयूष कुमार जी,
वास्तव जी, हमारे दोस्त राकेश जी, प्रेस काउंसिल के कई और मेंबर भी हैं यहाँ, INS के कुछ दोस्त भी यहाँ आए हैं, राइटर्स, अखबारों के एडिटर्स, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स। मैं सबसे पहले अक्कू वास्तव जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये किताब लिखी सेंसेक्स, और उससे भी ज़्यादा यूज जी का धन्यवाद हूँ कि उन्होंने किताब छापी। वो इसलिए कहता हूँ कि आजकल किताबें पढ़ी नहीं जाती, लोगों का शौक कम हो गया है। मैं पंजाब में इतवार को जाता हूँ बाहर, संगरूर में राइटर्स इकट्ठे थे, वो कहने लगे आप संबोधित करिए। 60-70 आदमी थे। मैंने कहा मैं ना तो राइटर हूँ ना अच्छा स्पीकर हूँ। मैं क्या, लेकिन आप सब की किताबें छपती हैं, जिनकी किताब 500 से ज़्यादा छपती है वो हाथ खड़ा करें। कोई हाथ खड़ा नहीं होगा, सब ऐसे देके किताबें छपवाते हैं। वो 10 या 20 या 100 किताब दे देते हैं कि ये ले लो, बाकी किताब हम लाइब्रेरियों में दे देंगे। तो लाइब्रेरियाँ खाली हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। वो बात हिंदुस्तान में भी ज़रूर फैली होगी, ऐसी बात नहीं है। लोग अब बच्चे अब लाइब्रेरियों में कम जाते हैं और किताबें अभी किसी किसी की बिकती हैं। तो मैं पीयूसी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये किताब छापी, और मुझे लगता है कि ये बिकेगी, क्योंकि ये सेंसेक्स बार बार बदलना है हिंदुस्तान में। कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी कोई बीच में से किया, कोई ऊपर से नया आ गया। अक्कू जी हिंदुस्तान के बड़े अखबारों में घूमकर आखिर में हमारे पास में बोले टाइम्स में आए। उससे उनका एक्सपीरियंस बड़ा है। मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो आकर पाँव जरूर छूते हैं। मैं क्या, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं किसी का बाप मर जाए जो राइटर हो, उसका छोटा भाई मारा जाए, उस दफ्तर के 60 लोग मारे जाए, और बच्चे के सिर पर टोपी, बच्चे का सब मर जाए जब, तो जो बच्चा होता है 8 साल का, 10 साल का, उसके सिर पर पगड़ी बांध देते हैं, या तू संभाल। तो मैंने तो उस वक्त संभाला। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब पंजाब जल रहा था, कोई पंजाब आना नहीं चाहता था, शत्रुघ्न सिन्हा जी को एक पत्र लिखा और ये आ गए। ये आए, इनको होटल में ठहराया गया, वहां सिक्योरिटी लगाई गई। सुबह रात कहाँ रहे, बड़ी मुश्किल से मुझे उन्होंने इजाजत दी, मैं इनको मिलकर आया। तो ये अकेले वहाँ होटल में, तो मैं इनकी बहादुरी की दाद देता हूँ। अगले दिन सुबह आए और जो इन्होंने भाषण दिया उससे हमें काफ़ी हौसला हुआ, पंजाबियों को हौसला हुआ। वो वक्त ऐसा था कि 5 बजे थाने बंद हो जाते थे। तो आज स्टेज पर बिहारियों की मेजॉरिटी है, और सारे ही बहुत अच्छा बोले, दिल से बोले, खुल कर बोले। मुझे इस बात की खुशी है। मेरे पास लोग आते रहते हैं। मैं आज लोगों की बात करूंगा। जहां होशियारपुर के
हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 2-3 लोग, वो कहने लगे कि क्या बनेगा पंजाब का। मैं क्या पंजाब ठीक चल रहा है। कहने लगे कि क्या हुआ। मैं क्या गलत हुआ है बताइए। तो मेरे पास कई बार 10-12 लोग आ जाते हैं, कहते जी क्या बनेगा। मैंने कहा आपने आपको वोट डाली। कहते नहीं। तो मैंने कहा आप क्यों पूछते हो जब आपने वोट ही नहीं डाली। एक आदमी नहीं मिला कर मैं झूठों में बैठता हूँ। आपने वोट डाली, हाथ खड़े कर दिए, किसी ने नहीं डाला। मैंने क्या बताइए गलत क्या किया अब तक, क्या गलत किया। कहने जी आप बताइए। मैंने सबसे पहले रेत, कहते रेत तो महंगी हो गई। मैं क्या आप इतना बड़ा मकान बना रहे हो, लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, उसकी बात नहीं करते। जो रेत सबसे सस्ती है उसकी बात करते हो, जिस पर आपने छापा मारकर रुकावट डाली। कहते चलिए ठीक है। मैं क्या दूसरी बात, जो जमीनें थी गवर्नमेंट की, उन पर कब्जा छुड़वा दिया। कहने लगे उनको तो हमें पता नहीं, वो ज्यादा गांव में थी। चलो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरी बात, बिजली फ्री की है और उसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट की है कि छोटे लोगों की जाएगी। मैं ट्रेन से आता हूँ, देखता हूँ कि छोटे छोटे घर हैं, 2 बल्ब जल रहे हैं, 4 बल्ब चल रहे हैं, पंखा भी टूटा हुआ चलता है। उन लोगों की बिजली माफ नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली में की जा सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं की जा सकती। और उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है कि छोटे लोगों की करेंगे। पेंशन बंद की है। एक आदमी, आप यहाँ पर कई लोग जहाँ भी मुलाजम है, एक पेंशन मिलती है। वहाँ हमारे 3 मिनिस्टरों की 12 पेंशन है। जो 3 महीने मिनिस्टर रहा है उसकी भी पेंशन। मैंने कहा उनकी पेंशन बंद की है। एक पेंशन मिलेगी, जो आम लोगों को मिली थी वो एक पेंशन मिलेगी, एक पेंशन। कहने लगे कि ये तो हमसे कंसर्न नहीं है। मैंने कहा कि अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए थे, उनका एक मिनिस्टर पकड़ा गया जिसने गड़बड़ की थी, उसको उतार दिया। मैंने कहा आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी पार्टी ने जिस मिनिस्टर को बनाया हो मिनिस्टर, उसको कभी नहीं हटाया। ये 100 दिन से मैं नहीं हटा दिया। और इनके कुछ लोगों ने जाकर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ बदतमीजी की। ऊपर उन्होंने कहा जाकर माफी मांगो। उनको माफी मांगते हुए टीवी पर भी दिखाया गया और अखबारों में भी छपा। और क्या कर रहे हैं वो, मान क्या करे। वो गीतकार था, उसकी शादी खराब हो गई थी, उसने शादी भी कर ली ताकि कोई कल को उंगली ना उठाए। लगे की बात तो ठीक है। अकाली दल पुराने का मान बन गया। कहने लगे कि अब क्या हुआ है। मैं क्या और बढ़िया हो गया, इसको मैं क्या टाइट करेगा इसको, और चीफ मिनिस्टर को टाइट बंदा बन जा, गलत काम ना करे कोई। ये कहने लगे कि और मैं क्या देखो देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। चाहे ये हुकूमत हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे फेडरेशन की हो, या फेडरेशन ही है हिंदुस्तान, आपने बताया फेडरेशन है। मैंने आपकी तरफ बूथ देखो सबके,
आप सब अपने बूथ देखिए, हर बूथ लगा है, हर की पैंट लगा है, हर के कपड़े लगा है, हर के शीशे ये अलग है, पेन अलग है। भाई साहब का मैं पेन देख रहा था इतना ताकि जेब में आ जाए। देश चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो भी आया है उसने कुछ ना कुछ देश को दिया है। पंडित जी आए, डैम दिए, शहर दिए, सब कुछ दिया। इंदिरा के खिलाफ मेरे पिताजी लिखते रहे, लेकिन जब बांग्लादेश को आजाद कराया तो वाजपेयी ने कहा ये दुर्गा है, तो लाला जी ने फंड खोलकर फंड इकट्ठा किया। उस वक्त सेस लग गई थी 2 पैसे। तो हमने कहा जी ये भाई, हम दोनों भाइयों ने कहा ये क्या, सारी उम्र तो लिखते रहे इंदिरा के खिलाफ, पहले उसने अच्छा काम किया तो हम भाई फंड खोल दिया। फंड खोल के ड्राफ्ट बनाकर मैं उनके पास गया, लाला जगत नारायण जी के पास, मेरे पिताजी थे। कहने लगे उसको यहाँ बुलाएंगे। मैंने बात जाकर भाई से बात की, वो कहाँ आएगी, क्योंकि पीआईबी उस वक्त बहुत एक्टिव थी, एक लेट जाता था वहां पर। कोई जवाब नहीं आया, चिट्ठी गई लाला जी के साइन। मैं फिर गया 15 दिन के बाद, कहने लगे नहीं एक चिट्ठी दो, वो आएगी। चिट्ठी लिखी, जवाब आया तो मैं आ रही हूँ, लेकिन मीटिंग नहीं रखनी, मेरा यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। मैं आऊँगी एयरपोर्ट पर, वहाँ जितने लोगों को बुलाना बुला। कुछ लोगों ने रोका उनको कि ये तो आपके खिलाफ लिखते रहे। वो कहेंगे खिलाफ लिखते रहे, किसी ने फंड आज तक खोले ही नहीं। मैं हुआ बस हो, ये पुराने लोगों की बात बाहर निकली और हंसी, इशारा किया, आपने देखा कहते जी कमाल कर दिया। पैसे थोड़े थे, लेकिन कहीं जी मीटिंग नहीं करती, मेरा काम बहुत है। वाजपेयी जी ने कहा दुर्गा जो उनके खिलाफ थे, ऐसे लीडर आने चाहिए। जो अभी बात की इन्होंने, गुजारा होना था, नहीं हुआ। अब राजीव गांधी ये सारा डिजिटल लाया, हमारे जो जिनको कहते थे बोलते नहीं, सारा सोना वापस लाया। हमारे गुजराल साहब बने, 10-12 महीने रहे। मैंने कहा काम तो कुछ नहीं हुआ। मैंने देखो, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहो, सब मुल्कों के साथ हाथ मिला दिया। ये काम नहीं कि आपके सबके साथ दिल मिल जाए, इसलिए काम सभी ने किया। और देश अगर तो कहे कि मेरे कारण बना नहीं, जो आया कुछ ना कुछ देश को देकर किया, छोटा। मैं 91 साल का हूँ, दांत भी नकली, आंखें भी नकली, कान भी नकली, चला जाता नहीं, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि कमाल है। नई सरकार ने काम किया है, क्या काम? जम्मू कश्मीर में काम किया है, लेकिन अडवाणी जी से थालियां भी बनवा दी, मुरली मनोहर को भी थका दी, भी बनवा दी। एक इतना बड़ा एक्टर हो जिसको देखने के लिए हम जाते थे, वो नाराज क्यों है? आज शांता कुमार क्यों नाराज है? आज महाराष्ट्र की शिवसेना क्यों नाराज है? गडकरी कहता है कि मैं दिल करता है कि छोड़ दूं, क्यों नाराज है?
ये बात मैं नहीं जवाब दे सकता, किंतु वही जवाब दे सकते हैं। वाजपेयी ने 26 पार्टियां जोड़ी थी अपने साथ, इनसे शिवसेना नहीं संभाली गई। एक बार कुछ कांग्रेसी आ गए, कहने लगे कि आप बताइए। मैं कहा मुझे पॉलिटिक्स की समझ नहीं। कहने लगे कि कैसे ठीक हो? मैंने कहा जी राहुल की शादी कर दो। कहने लगे क्यों? मैंने ममता, ललता, मायावती, आप देखिए जितने हमारे लीडर जिनकी शादी नहीं हुई, हल्का सा 5-10% का शादी जरूरी है, शादी जरूरी है। बातें ऐसी करने की बहुत है। आज आप सिर्फ बुजुर्ग जो बैठे हैं, मैं एक बात को जाता हूँ बाहर, जरा जगह जगह मंदिर वालों को कहता राशन दो विडोज को, तो काफी फैली है बात। इसके अलावा आप बॉर्डर पर जाइए, तार मार लगी, बड़ी मुश्किल से लगी है, उसमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो गांव हैं उनका बुरा हाल है। हम 684 ट्रक भेज चुके हैं वहाँ पर, लोगों से लेकर तो जाता हूँ मैं। पहले बच्चे ज़्यादा थे, अब जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनको पूछो कितने भाई बहन, क्योंकि 8-10, मेरी 8 बहनें, 2 भाई, 10। उनको भी पूछा होशियारपुर वालों को, जलंधर वाले भी थे, कहते वाकई। मैं क्या बच्चे अब 2 रह गए, पहले तो 4 साल बच्चा पैदा ही नहीं करने तो बड़ी मुश्किल से 2 वो भी पेट काट कर, नेचुरल बच्चा ही नहीं होता। तो बच्चे बड़े होकर, पहले मैं खिलाफ था, लेकिन अब मैं खुश होकर जा रहे हूँ, जा रहे हैं 2 बातों के लिए। एक तो हिंदुस्तान बन रहा है, सारा पंजाब में यूपी बिहार आ गया काम करने वाला, रेडी वाला, छावड़ी वाला, साइकिल वाला, जो कुछ भी है, ड्राइवर, मकान बनाने वाला, तो मिक्स तो हो रहा है। लेकिन वो जाकर क्या काम कर रहे हैं? जो काम यहाँ बिहारी और यूपी लोग कर रहे हैं, वही जाकर के काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। आप किसी गांव में चले जाओ, 10 निशान मिलेंगे, आईलैंड 10वीं पास करो और आईलैंड करो, आपको थोड़ी सी अंग्रेजी आ जाए और जाओ। यही नहीं, वहाँ पे बच्चे अब कोई मिनिस्टर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो कैबिनेट में जा रहे हैं। पहले लोग भारत में आते थे, अब हम बाहर जाकर दुनिया को ही संभाली है, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। वृद्धाश्रमों की लाइन लग गई है सब जगह, तो मैं सब जगह कहता हूँ जाकर, आप सब में उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए ज़्यादा भी थोड़े ज़्यादा भी बोलते हैं, भी बोलते हैं, सच्ची बात मुँह पर भी कहते हैं। मैं सबको कहता हूँ कि बिल कर दो, यहाँ पे जितने बैठे हैं उनको कह रहा हूँ बिल कर दो, जायदाद ट्रांसफर नहीं करनी जब तक आप और आपकी बीवी जिंदा है, नहीं तो आप वृद्धाश्रम में मिलोगे। आपके भी कई दोस्त होंगे। अब लुधियाने के पास दोराहा है एक जगह, वहाँ 7th हेवन खुला है, वहाँ पैसे देकर आप रह सकते हो, बड़े बड़े कमरे हैं, सुबह ऑर्डर भी लेता है,
आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है 10 लाख, 5 लाख बच्चे प्रदेश चले गए हैं, सिक्योरिटी जमा कराने हर महीने 11,000 10,000 रुपये का 100 ऑर्डर लेता है कि आज दिन में क्या लोग है, ब्रेकफास्ट में क्या लोग है, लंच में क्या लोग है, रात में क्या लोग है। वहाँ नहाने के लिए भी है, वहाँ लोगा भी है, सब कुछ है। अब पेट खुल गए, अमृतसर में पेट खुल गए। तो मैं ये सबको कहता हूँ कि आपने बिल्ड करनी है, बता चुका हूँ। अप्पू जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी फैमिली को भी बधाई, धन्यवाद। जय हिंद। वास्तव में ये बड़ा बहुत शानदार क्षण है हमारे लिए। हम गौरवान्वित हैं कि इतने बड़े प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ मौजूद है, मंच के ऊपर भी और सामने भी। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि धैर्यपूर्वक ऑडियंस हमको नहीं मिलती है और ऐसा मंच भी कभी कभी विरला ही मंच मिलता है। तो मैं माननीय सभी मंचासीन लोगों का, माननीय हरिवंश जी का विशेष तौर पे, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहती है और जो भी बात उन्होंने बोली वो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत विशेष कि उन्होंने अपना इतना समय दिया, स्पेशली इस कार्यक्रम के आए हैं। माननीय श्री संजय सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी ये पुस्तक, जब बाबू जी ने कहा, माननीय श्री चोपड़ा जी ने, कि पुस्तक बिकती नहीं है, पर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक हिंदी संस्करण है। आज उसका फर्स्ट एडिशन समाप्त हो चुका है, द्वितीय संस्करण यहाँ मौजूद है और ये पुस्तक आया है, पुस्तकें अब बिकने लगी हैं। कोरोना ने ये सिखा दिया, ये हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशकों का स्वर्णिम युग है कि हिंदी की पुस्तकें लोग पढ़ने लगे हैं। ये ऑनलाइन की वजह से हुआ है और कोरोना के कारण से हुआ है, तो ये अच्छा हुआ है। और आने वाले समय में, और आज तो कुछ ने नया प्रयोग हमसे कराया, हम कभी भी परिपाटी के रूप में कभी भी पुस्तक लोकार्पण से पहले बिक्री के लिए नहीं रखते। तो मुझे कहा नहीं, तुम ये सब तोड़ो, पुराने विषय हैं तो तुम उसकी बिक्री चालू करो। तो पहली बार ऐसा हुआ कि प्रभात प्रकाशन ने लोकार्पण से पूर्व पुस्तक की बिक्री की और काफी लोगों ने ली भी, क्योंकि अब मुझे कहा कि लोग निकल जाते हैं, पुस्तकें बिक्री नहीं हो पाती है। तो चलिए हम नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए, प्रयोगता इस तरह में। आप सभी लोग बहुत पधारे, बहुत आग्रह पूर्वक आपसे आग्रह की आपको हजारों इधर से निकल जाओ।